हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये आपको इजीली समझाने वाला हूँ विद इजी नोट्स। आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलेंगे और आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से कम समय में समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्लास 11th ESP आप सर्च मारिए, आपको जो है चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे हम अपने नोट्स अपलोड करते रहेंगे। और सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है, ऐसी किताब होती है, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून लिखे होते हैं। किसी भी देश को आपको अगर चलाना है तो भाई देखो, अगर किसी भी देश में नियम कानून नहीं होंगे तो ऐसे तो कोई भी अपनी मनमर्जी करेगा। तो अगर आपको देश को अच्छे से चलाना है, अगर किसी कंट्री को गवर्न करना है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है, जो कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है या रूल्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और कैसी डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होती हैं, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी वो इसमें लिखा होता है। लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए वो इसमें लिखा होता है। गवर्नमेंट को कैसा काम करना है, जो पूरा फ्रेमवर्क है वो लिखा होता है। यानी कि हर तरीके के नियम कानून जो कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इंसान एक सोशल एनिमल होता है, ठीक है। सोसाइटी में कोई एक तरीके के लोग नहीं होते, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो अगर इन सभी कम्युनिटीज के बीच में आपको एक एकता रखनी है, एक शांति बनाए रखनी है, पीसफुलनेस चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक रूल्स, जो कि गवर्नमेंट उसको फिर इंप्लीमेंट करती है आगे जाके। अब मैं आपको अगले टॉपिक में यह समझाऊंगा कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिरकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, गवर्नमेंट का काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, वो कहां लिखा होता है। गवर्नमेंट को कोई ऊपर से तो आएगा नहीं बताने उतर के, है ना। तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है कि क्या काम करना है, किस लिमिट में रह के करना है। और गवर्नमेंट की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांच होती है ना, 2-3 हमारे पार्ट होते हैं गवर्नमेंट के। तो इन सभी को क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है। और हमारी गवर्नमेंट की पावर इतनी नहीं है कि अनलिमिटेड हो, वो कुछ भी करे, जी नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि भाई आप ये ही काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट हो, यानी कि आपके पास ये पावर नहीं, आप कुछ भी कर लोगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक बाउंड्री सेट करता है जिसको कोई गवर्नमेंट पार नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत बात होगी, ठीक है, ये एकदम से बिल्कुल गलत कहा जाएगा। तो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है। और इंडिविजुअल जो हमारे राइट्स होते हैं, जो हमारी फ्रीडम होती है, देखो हम सभी के पास अपने राइट्स मिले हुए हैं, हमें कुछ, ठीक है, हमें कुछ गारंटीज मिली हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हम जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो वो सारी चीजें प्रोटेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप बोल सकते हो, आप किसी रिलीजन को मान सकते हो, आप असेंबली इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ओके, सो एक तरीके से हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को भी ये मतलब प्रोवाइड करता है। कैसे, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पूरा एक लीगल, जो जितनी भी चीजें होती हैं, क्या लॉज होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, पंगा हो जाए, तो उसको रिजोल्व कैसे करना है, जितने कानून होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे होते हैं, ठीक है। कैसे लीगल स्टेबिलिटी लानी है, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है, ये सारी बातें इसी के अंदर ही हमें दी होती हैं। और मतलब गवर्नमेंट का काम होता है कि अपनी जनता और अपनी सोसाइटी के एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, पूरा करना। तो ऐसे में मतलब इंडिया हमारा यही चाहता है कि हमारी सोसाइटी में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से गवर्नमेंट को ये मतलब कहता है कि भाई हमारे सोसाइटी में सभी लोग जो है वो खुश रहें, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि ये बताता है कि कौन सोसाइटी में डिसीजन ले सकता है, किसके पास ये पावर है। जैसे हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, पीएम होता है, ठीक है, तो वो कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है कि उसी के पास मतलब ये पावर होगी, वही डिसीजन लेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। और मैं आपको आगे भी कुछ फंक्शन बता देता हूं, जैसे कुछ लिमिट,
ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट कि मतलब यही काम आप यहाँ तक कर सकते हो, और अगर आप ये लिमिट पार करते हो तो आप फिर एक लीगल गवर्नमेंट नहीं रहोगे, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास भी कुछ लिमिट्स होती हैं, और गवर्नमेंट जो होते हैं भाई वो क्या करते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हर सिटीजन को मिले होते हैं। ठीक है, कोई सिटीजन किसी दूसरे का फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट नहीं कर सकता, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब है कि हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया था, है ना, ये जो किताब है कानूनों की, इसको बनाया कैसे गया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने इसको बनाया था, और ये जब बनी थी जब हमारा इंडिया अनडिवाइडेड था। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दोबारा ये मिलते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है फॉर डिवाइडेड इंडिया। एक जब इंडिया का डिवीजन होने वाला है उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टिव होती है 14 अगस्त 1947 को, और इसके जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। मैं आपको मेंबर बता देता हूं कैसे कैसे थे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसमें टोटल 389 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 389 मेंबर्स हैं, जिसमें से 207 मेंबर जो थे वो प्रोविंशियल असेंबलीज में से आए थे, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी, ठीक है, जो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, वहां से जो मतलब जो इलेक्शंस होते थे, जो लोग चुने जाते थे, वहां से ये 207 मेंबर आए थे, और बाकी के 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में से आए थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है हमारे इंडिया में दो तरीके के स्टेट्स थे, एक तो वो ब्रिटिश वाले थे, दूसरे थे प्रिंसली। ब्रिटिश में क्या था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल होता था जो ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था। प्रिंसली में क्या था, राजा महाराजाओं की जगहें होती थी, जैसे कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, ऐसे ही हैदराबाद भी एक अलग राज्य होता, मतलब एक अलग ही साम्राज्य था, ये समझ लो, वहां का निजाम जो है वो राजा होता था। एक तरीके से ये मान लीजिए जो राजा महाराजा वाली जो मतलब कुछ मेंबर्स थे वो टोटल 93 थे, और बाकी 3 मेंबर्स आए थे, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक है, यानी कि इंडियन स्टेट जो था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का, और उसमें जो चीफ कमिश्नर होता है उसके जो प्रोविंसेस थे वहां से 3 मेंबर्स बुलाए गए थे। तो टोटल आपके 389 मेंबर्स इस तरीके से पूरे होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कि कैसे कैसे किस किस को मिलाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। अब इसके बाद है ब्रिटिश इंडियाज कम्युनिटीज। देखो हमारे जो मेंबर हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो अलग अलग कम्युनिटीज से आए थे। हिंदू भी थे, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें पारसी लोग भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, बाकी लोग भी थे। तो एक तरीके से ये माना गया था कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी कम्युनिटीज का, हर कोई उसमें आए और अपनी बात रख पाए। और लीडरशिप की बात करी जाए, नेता कौन थे इंपॉर्टेंट भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इन्हीं का फाइनल काम यही होता था कि भाई फ्रेम करना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो इसलिए इन दो के नाम तो आप जरूर याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेचर कैसा था। देखो एक तो ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक थी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कोई अपनी मनमर्जी कर रहा हो, नहीं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी पूरी पूरी, और सभी ग्रुप्स सभी आइडियोलॉजी के लोग थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे, सभी को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिला था। एंड यहाँ पे पूरे डेलिब्रेशन और मतलब कंसेंट ये देखा जाता था कि मतलब कि क्या सभी का कंसेंट है, इस बात को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सभी से बातचीत होती थी, बहस होती थी, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे ये पहुंचते थे। सो इस तरीके से ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नेचर था। अब आगे है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजन लेके हमारे में ऐड करे गए, ठीक है, और वो कौन कौन से थे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो माना जाता है कि उससे पहले जो रूल्स थे वो थे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके हिसाब से हमारा देश चल रहा था। और फिर बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर और सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन, ये सब हमने दूसरे देशों से लिया। जैसे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, ये एक इलेक्शन का सिस्टम होता है जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट ला रहा है वो ही विनर होता है। तो ये हमारे देश में चलता है, आपको पता है, ये हमने ब्रिटिशर्स से लिया था। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के आगे सब बराबर होंगे, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और स्पीकर का जो रोल होता है लोकसभा में राज्यसभा में वो भी हमने यहीं से लिया है। और यूएस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, प्रीएम्बल का जो है एक प्रोविजन लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी, ये हमने जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और
यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं, यानी कि किसी भी स्टेट को लोगों की वेलफेयर के लिए अच्छा काम करना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो यही हमारा डीपीएसपी कहलाता है। और राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, है ना, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लोकसभा राज्यसभा का टॉपिक आएगा जब, तो उसमें कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, कुछ का तो इलेक्टेड होके वो आते हैं, कुछ लोग नॉमिनेट होके आते हैं। तो वो प्रोविजन हमने आयरलैंड से लिया है। और जो हमारा इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कुछ जो प्रोविजन है वो हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से हमने क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का नेचर लिया है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्वासी फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर पावर और अथॉरिटी जो होती है वो शेयर होती है सेंट्रल और जो और स्टेट के बीच में, यानी कि पावर का डिवीजन हो जाता है। तो क्वासी फेडरल गवर्नमेंट यही होती है कि एक मिक्सचर होता है फेडरल और यूनिटरी, इसके दोनों के मतलब मिक्सअप एक तरीके से पाए जाते हैं, तो इसको हम क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिए हमारा फेडरल सिस्टम तो है ही, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, पावर दो गवर्नमेंट के पास है। बट कभी कभी ये यूनिटरी भी हो जाता है। कैसे, मान लो इमरजेंसी कंडीशन है तो ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो एक तरीके से ये हमारा यूनिटरी फीचर भी है। अब है कि इसीलिए हम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहते हैं, उधार का टोकरा, यानी कि हमने दूसरे देशों से बहुत सारे प्रोविजन उधार लेकर अपने में ऐड करे और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। ठीक है, तो इसलिए बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अब है कि हमारे पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सिंगल सिटीजनशिप की, यानी कि इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको एक ही सिटीजनशिप मिलती है। ये नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में रहोगे तो उस स्टेट की भी आपको सिविल जो है मतलब सिटीजनशिप मिले, नहीं, एक ही सिटीजनशिप होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कुछ मोरल वैल्यूज भी होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, मतलब एक फिलोसफी की भी बातें हैं कि भाई आपको अपनी ड्यूटीज को भी मानना है। कहाँ आपके राइट्स हैं तो वहीं आपके ड्यूटीज भी होती हैं। देश के लिए आपको कुछ करना है, साफ सफाई रखनी है, तिरंगे का सम्मान करना है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। और फेडरल गवर्नमेंट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग लोग रहते हैं, तो इनके बीच में यूनिटी भी होनी चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। और हमारे यहाँ पे डीपीएसपी भी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ये कहता है कि भाई आप वहाँ के लोगों के लिए कुछ वेलफेयर के लिए काम करिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि समय के साथ आप इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हो, आप इसमें बदलाव कर सकते हो। और रिजिड क्यों है? कि इतना इजी भी नहीं है कि आप इजीली कुछ भी बदल दो। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ पे पाई जाती है। पार्लियामेंट में आपको पता है भाई लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। सो ये हमारा कुछ ऐसा बताता है। सो हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी यही कहती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि भाई यहाँ पे सिर्फ रूल और रेगुलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे कुछ मोरल वैल्यूज भी बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें माननी चाहिए। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे राइट है, सिटीजनशिप है, डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक हैं, पीसफुल हम सारे काम करें, ठीक है, और वेलफेयर के लिए काम करें जो गवर्नमेंट है, ठीक है। और मतलब यही हमारे एथिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब एक एथिक्स को फॉलो करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि सभी के लिए अच्छा हो, मोरलिटी, वैल्यूज, इसकी भी बातें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बुराइयां भी की गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा है, बहुत डिटेल्ड है, 448 448 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं इसके। और इसके प्रोविजंस जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से लिए गए हैं। इसलिए देखो क्रिटिसिज्म का मतलब है बुराइयां करते हैं कुछ लोग, बहुत लंबा है ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका, आपने तो बोरो कर रखे हैं जो प्रोविजंस हैं, किसी और कंट्री के प्रोविजन आपने अपने में डाल रखे हैं। और कहा जाता है कि सभी जो कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें नहीं है, ठीक है, जब इसको बनाया जा रहा था। सो ये कुछ इसकी बुराइयां भी होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि समय के साथ साथ, ठीक है, इसको बनाया तो जब गया था जो है मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को, लेकिन ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो समय के साथ साथ सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला है। और कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, कभी भी ये एक स्टैटिक नहीं रहा है, एक तरीके से रुका नहीं हुआ है, लगातार इसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। डायनामिक है, ये बदल रहा है समय के साथ साथ, मॉडिफिकेशन होता है अगर जरूरत पड़ती है तो।
फिर है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है? अमेंडमेंट का मतलब है किसी रूल को आप चेंज कर रहे हो, बदल रहे हो। तो अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है, और ये अमेंडमेंट का प्रोसेस जो है आर्टिकल 368 में दिया गया है। और अमेंडमेंट का ये मतलब नहीं है आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज करके रख दो, ठीक है, ये नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। अमेंडमेंट हो सकता है कुछ मतलब छोटे मोटे कुछ प्रोविजंस को बदलना है। सो अमेंडमेंट्स के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। भाई देखो, समय के साथ मॉडिफाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कुछ भी आप मॉडिफाई कर दोगे। तो रिजिड भी है, बहुत मुश्किल होता है। सो अभी तक मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से अमेंडमेंट होता है। अगर आपको नए स्टेट बनाने हैं, है ना, या आपको एबोलिशन करना है किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट के अंदर, तो एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर। और अगर आपको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के अंदर। और अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में। साथ ही साथ स्टेट्स का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, यानी कि जो स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स भी यस और नो बोलें, उसका भी वो काउंट किया जाता है। तो ये 3 तरीके से अमेंडमेंट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं तीनों, ये मैंने आपको बता दिया है। अब इतने सारे अमेंडमेंट्स आखिर होते क्यों हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इतने सारे बदलाव क्यों होते हैं? तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अभी तक तो देखो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ सिचुएशन बदली और अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग मशीन है हमारी, ठीक है, वो एक तरीके से बदल रहा है लगातार। बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर द नीड ऑफ आवर, समय की जरूरत की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जैसा समय की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली हमने अमेंडमेंट करे हैं। कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कौन सा है ये मैं आपको बता दूं। 42nd अमेंडमेंट जो है, ठीक है, ये 1976 का एक अमेंडमेंट था जिसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स करे गए थे, बहुत सारे इसमें चीजें ऐड करी गई थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हो। तो 42nd अमेंडमेंट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। दिस अमेंडमेंट हैज मेड चेंजेस टू द प्रीएम्बल। हमारी जो प्रीएम्बल है, जो सबसे पहला पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें एक समरी लिखी हुई है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए। और इसी के अंदर क्या होता है कि जो 7th शेड्यूल है और 53 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस हुए और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो इसमें ऐड कर दी गई। पहले तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड कर दिया गया। यानी कि आपके राइट्स तो हैं बट आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, एनवायरमेंट की रक्षा करो, है ना, और कानून का पालन करो, जो हमारा तिरंगा है, जो मतलब जो फ्लैग है हमारा, उसकी रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। ये कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं जो हमें एज अ सिटीजन माननी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कैसे पता चला हमें? सुप्रीम कोर्ट का ये जो है एक केस था 1973 में, जिसको केशवानंद भारती केस कहा जाता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उससे हमें ये पता चलता है कि बेसिक स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब छेड़खानी नहीं कर सकता कोई भी, अगर मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक लिमिट कर दी गई कि भाई इसी लिमिट तक आप बदलाव कर सकते हो, इसके बाद करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बदल जाएगा। और इसमें क्या है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स को अमेंड कर सकते हो बट एक लिमिट के अंदर रहकर। और जुडिशरी का डिसीजन होगा किसी भी अमेंडमेंट, देखो इसमें क्या है कि द जुडिशरीज डिसीजन ऑन एनी अमेंडमेंट दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फाइनल। अगर आपने कोई अमेंडमेंट करा है और वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी करता है तो जुडिशरी अपना डिसीजन दे सकती है, क्योंकि वो इसका डिसीजन फाइनल होगा। अगर उसको लगता है ये सही है तो वो सही रहेगा, अगर उसको लगता है कि किसी सरकार ने गलत अमेंडमेंट करा है तो जुडिशरी उसको रोक सकती है उस अमेंडमेंट को, ठीक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे पावर है। तो ये केशवानंद भारती केस था, सुप्रीम कोर्ट में चला था, और उसी के बाद हमें ये पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव कौन कर सकता है या नहीं कर सकता। अब इसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि जब इसको बनाया था, लागू किया था 1950 में, उसके बाद से कभी इसमें कुछ बदलाव ही नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। ये समय के साथ साथ नीड ऑफ आवर के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है और अमेंडमेंट होते हैं। कंट्री में जब पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंज आते हैं तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट किए जाते हैं।
और इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसको जनवरी 26 1950 को जो अडॉप्ट किया गया था, या आप कह सकते हो इसको मतलब पूरा इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। और ये हमारा सुप्रीम लॉ है, कंट्री का सबसे बड़ा कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, जो फ्रेम कर रहे थे इसको, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको पता था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें बनाना है जो टाइम के साथ और जनता की एस्पिरेशंस के साथ बदल सके। एक डायनामिक नेशन के लिए डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं है, उसमें आप अगर समय के साथ साथ बदलाव नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई। 1950 और आप अगर आज देखो 2023 के आसपास का जो टाइम है या 2024 है, इसमें भाई सेम कंडीशंस थोड़ी हैं। पहले के समय में अलग सिचुएशन थी, आज अलग सिचुएशन है, तो जैसी डिमांड होगी सिचुएशन की वैसे ही इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। सो यही आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना रिप्लाई वहां पे लिखें, अपना फीडबैक लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।